गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, क्या हाल है भाई? यार ये तो खुल ही नहीं रहा है। अभी कुछ पढ़ाई लिखाई करी? हाँ, कुछ पढ़ाई लिखाई करी? यस सर। क्या होता है सर, पढ़ाई लिखाई क्या होता है? और पलाश कैसे हो बेटा? अरे यार पलाश, तुम्हारे साथ पीछे आज नोएडा में एक ही बच्चा दिख रहा है। हेलो सर। हेलो। यस सर, आज आवाज आ रही है? अरे बहुत तेज। आज अपना माइक लेके आए हो क्या? क्या सर? अपना माइक लेके आए हो क्या? नहीं। हमारे माइक में तो आती नहीं। और ये नोएडा सेक्टर 4 एक ही बच्चा आया भाई, बाकी पब्लिक कहाँ है? ऑनलाइन है क्या? यस सर। और माही, ये धीरे धीरे करके तुम्हें रूम से बाहर निकालना है बच्चे। क्या? तुम धीरे धीरे करके आगे आ रही हो, हमें लग रहा है कमरे के बाहर निकल जाओगी। अरे फिर तो कहाँ बैठूं मैं? अरे वो फोकस ही नहीं बन पाता है, जो बहुत आगे की सबसे सही जगह जो है ना, शौर्य ने पकड़ रखी है। बिल्कुल सेंटर में रहता है एकदम। और निहारिका कैसी हो भाई? बढ़िया सर। और फेस्टिवल आने वाले हैं अब तो तुम लोग के। हाँ। तो अब तो 3-4 महीने मस्त गुजरेंगे तुम लोग के, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। सारे त्योहार तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। देखो इस बार फेस्टिवल्स को जो ना किसी तरह से थोड़ा सा ऐसे समझ लो, हल्का फुल्का। अगले वाले अच्छे हो जाएंगे फिर। तो अगर इस बार ज्यादा मस्ती कर ली ना, तो फिर आगे के सही निकलेंगे। तो इस बार जो है कोशिश करके एकदम जम के एकदम तैयारी करनी है। और मैंने पहले भी बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें पहले से तुम्हें पता है कि कहाँ है क्या है, तो उनको पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास मसाला है पढ़ाई करने का। ये वो टॉपिक्स हैं जो करे जा सकते हैं और किसी का वेट नहीं करना है भाई। तुम्हें एक अटेम्प्ट शुरू में भी देना है ना, ऐसा तो है ना सर वो जो आखिरी वाला अटेम्प्ट होगा हम वही वाला करेंगे हैं? भाई ये तो भूत भूत आ गया क्या? तो कल कहां पर थे हम लोग? कल क्या किया था? आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई थी पूरी। आयनाइजेशन है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, नॉर्मल ट्रेंड क्या होने चाहिए और लफड़े क्या होने चाहिए। तो तुमने देखा था मेरे ख्याल से 2-3 लफड़े थे। एक तो नॉर्मली अगर आप सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड में मूव करते हैं तो दिखाई यही देता है कि आगे बढ़ने पर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए क्योंकि साइज डिक्रीज करता है। लेकिन तुमने देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर गवर्न करता है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, दैट इज हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी इनमें से, तो इलेक्ट्रॉन का निकल पाना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो जैसे हमने बनाया था कि बैरिलियम के आगे बोरॉन है, तो बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो आगे है, और उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हमने कैलकुलेट किया था, वो बैरिलियम से ज्यादा आया था। लेकिन फिर भी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है बिकॉज इट हैज बैरिलियम हैज स्टेबल फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 1s2 तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ये लॉजिकल भी है। और बोरॉन से बोलो तो बोरॉन क्या बोलेगा कि अगर निकाल दोगे तो स्टेबल हो जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोरॉन इज 1s2 2s2 2p1, तो अगर 2p1 में से एक निकल गया तो 1s2 2s2 हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो कह रहा भाई मेरा तो निकालो। समझ लो, हालांकि निकालने में एनर्जी तो देनी पड़ेगी, ये तो हो ही नहीं सकता कि एनर्जी ना देनी पड़े, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ती है। बस फर्क इतना है, कहीं ज्यादा देनी पड़ती है, कहीं कम देनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर बोरॉन आगे है तो उसको कम एनर्जी
की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बेरिलियम ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का आदमी है और बोरॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसी तरह से नाइट्रोजन और हमारा ऑक्सीजन था। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी यही बात आई थी, नाइट्रोजन पीछे था, ऑक्सीजन आगे था। ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली नाइट्रोजन की ज्यादा थी, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड 2p3 कॉन्फ़िगरेशन का आदमी था। और नियॉन जो आगे निकल के आया था उसके लिए क्या बोला गया था, इसकी ये तो सबसे आगे है, इसकी वैसे भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इसकी लेकिन एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी फुल फिल्ड ऑक्टेट कंप्लीट वाला सीन। ये समझ में आ गया था सब लोगों को? यस सर। फिर एक आध झंझट और भी आ गया था। तुमने कहा था सर जब ऊपर से नीचे गिरेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए ना, तो हमने कहा बिल्कुल बढ़नी चाहिए, नहीं 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 नहीं, घटनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे गिरने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। ये नॉर्मल हो गया, ज्यादातर जगहों पर नॉर्मल चीजें काम कर रही हैं। लेकिन कुछ झंझट था। झंझट क्या था? जब पहली बार डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो या पहली बार एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उस केस में झंझट दिखाई देता, क्योंकि डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती। शील्डिंग के पुअर होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। तो अचानक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऊपर से नीचे गिरते वक्त सामने आ जाता है, जो एक्सेप्शनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। जैसे जब सबसे कॉमन एग्जांपल था एल्युमिनियम और गैलियम का। एल्युमिनियम ऊपर था, गैलियम नीचे था। गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए, लॉजिकली बड़ा होना चाहिए, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। हालांकि साइज का जहां तक सवाल है, ये हमने देख लिया था, दोनों लोगों के साइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे। तुमने देखा था कि गैलियम और एल्युमिनियम ऑलमोस्ट बराबर साइज के आदमी है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। और साइज के बराबर होने से जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है बच्चों को, वो ये कि साइज बराबर है, मतलब वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, है ना, तो वो ये समझ गए कि सर साइज बराबर है और इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी सेम होनी चाहिए। बस ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, मतलब ये बहुत, जैसे कल भी तुम लोगों ने, कई लोगों ने अच्छा जवाब दे दिया था, अदरवाइज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम इतना समझ गए थे कि दोनों लोगों का साइज बराबर। तो हो सकता है तुम में से ज्यादातर बच्चे आंसर ये लिखें कि दोनों के साइजेस बराबर है बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी बराबर होगी। लेकिन तुम में से एक आध लोगों ने सही जवाब दिया था, सर आयनाइजेशन ही बराबर मत बोलिएगा। क्यों? क्योंकि सर साइज बराबर है, क्योंकि साइज जबरदस्ती बराबर किए गए खींच के, यानी गैलियम जिसका साइज बड़ा होना चाहिए, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डी इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इतना बढ़ जाता है कि वो बढ़े हुए साइज को सिकोड़ देता। यानी गैलियम के अंदर ईएनसी तगड़ा है, जिसकी वजह से गैलियम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ये मुश्किल माना जाएगा एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। तो साइजेस दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज मोर देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम। क्लियर? यस सर। फिर वो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर आप डी सीरीज में ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो 3D 4D 5 में है, 5D में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 3D की होनी चाहिए और सबसे कम 5D की होनी चाहिए, क्योंकि वो नीचे होता। लेकिन एक्चुअली पता ये चला कि 5D में F के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ जाता है कि वो तीनों में सबसे ऊपर आ जाता। यानी 5D की आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो 3D 4D दोनों से ज्यादा होगी। और 3D और 4D में कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि 3D और 4D में F का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, तो वो तो नॉर्मल है। 3D ऊपर है, 4D नीचे है, 3D की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, 4D की कम होगी। तो 3D 4D से जीत गया। 5D जिसको सबसे कम होना चाहिए, वो एक्चुअली लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सबसे आगे आ गया। तो सीक्वेंस क्या बन गया था? सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 5D की थी, फिर 3D की थी और फिर 4D की। ये भी याद कर लिया था? यस सर। यस सर। तो पलाश बेटा, ये समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। शाबाश। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। गेन इंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई बताएगा तुम में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? The amount of minimum amount of energy to add an electron in an isolated gaseous. है क्या बता रहे हो? Sir, minimum amount of energy required to add an electron in the valence shell of an isolated gaseous. अच्छा, तो बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी है? सर जो मैंने बोला उसके हिसाब से तो हाँ, तो गलत बोला होगा। हाँ। नहीं, ऐसे हम ये नहीं कह रहे गलत बोला, ऐसे ऐसे तुम अपनी दिमाग क्यों लगा रहे हो? आयनाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे तो तुम उसने बोले, तुमको मैंने ये थोड़ा पूछा था व्हाट इज आयनाइजेशन। मैंने पूछा था व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, तो तुमने उसको डिफाइन किया था एनर्जी। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें कहीं एनर्जी का वर्ड आ रहा है? सर तो फिर इसमें एनर्जी का वर्ड होना ही नहीं चाहिए। एफिनिटी तो एक अंग्रेजी। हाँ, कौन बड़ा रहा है? प्रिंस। सर एटम की पावर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। हाँ,
मतलब एफिनिटी, हम तो इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए मेरी चाहत, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बस बात खत्म हो गई। इसमें एनर्जी पर एनर्जी कहां से आती है? कुछ नहीं। यानी एक एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए जो चाहत है, ये जो उसकी प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानी जाती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. इसमें एनर्जी कहीं नहीं आ रही, कोई एनर्जी का मतलब नहीं। बड़ा सीधा सा कहानी है। एक एटम से हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की या रखने की क्या चाहत है आपकी। वो कह रहा बहुत बढ़िया चाहत है, तो इसका मतलब उसकी एफिनिटी अच्छी। और अगर कैसी बातें कर रहा हूं, हम तो नहीं रखेंगे, तो ऐसे में उसकी एफिनिटी खराब है। बस बात खत्म हो गई। लेकिन अब दिक्कत क्या है इसके अंदर? दिक्कत ये है कि भाई साहब एटम से बात कैसे करोगे? भाई एटम के पास गए, 2 एटम मिले, हमने कहा और भाई कैसे हो? कह रहे बहुत बढ़िया से। हमने कहा ये बताओ तुम्हारी चाहत कैसी है? तो एक ने बोला हमारी चाहत अच्छी है, तो हमने कह दिया तुम्हारी एफिनिटी अच्छी है। दूसरे का हमारी चाहत खराब है, उसकी एफिनिटी खराब। लेकिन दिक्कत क्या है? मिल तो लेंगे, बातें नहीं करेंगे वो। आप अगर पूछेंगे हाँ भाई तुम्हारी एफिनिटी कैसी है, तो ऐसे देखते रहेंगे। तुमको यार अजीब आदमी, साला बता ही नहीं रहा कि एफिनिटी अच्छी है कि खराब है। तो हम कैसे पहचाने कि उसकी एफिनिटी अच्छी है खराब है? उसके लिए जुगाड़ ये है कि उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन धीरे से ऐसे मार दो। अगर उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अगर उसकी चाहत अच्छी है, तो होगा क्या कि वो उस केस में, इस प्रोसेस में खूब एनर्जी रिलीज करेगा, खूब एनर्जी रिलीज करेगा। समझो बात, समझ लो मेरी बात? यानी मुझे उसकी आवाज नहीं सुनाई देती, मुझे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा, लेकिन मैं ये पता कर लूंगा कि उसकी चाहत अच्छी है कि खराब। क्यों? क्योंकि इस खेल में जो एनर्जी निकलती है उसको मैं नापना जानता हूं। तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उसकी एफिनिटी उतनी अच्छी होगी। इसीलिए एफिनिटी को नापने के लिए एक टर्म बनाया गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात तुम समझ लो कि नहीं क्या कह रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 आदमी, एक आदमी आपने कह दिया भाई ऐसा ये है, एक आदमी ने कहा, एक आदमी कह रहा है एक आदमी ये है। अब हमने दोनों से पूछा, एक ए है एक बी, आइसोलेटेड एटम, दोनों आइसोलेटेड एटम। मैंने कहा भाई ऐसा है, तुम में से किसकी एफिनिटी ज्यादा है? तो अगर कोई बोल सकता होता तो खुद बता देता कि भाई मेरी एफिनिटी ज्यादा है, तुम्हारी एफिनिटी कम है, खत्म हो गई बात। लेकिन ये बोलते नहीं है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी एफिनिटी अच्छी है या खराब है, या किसकी अच्छी है किसकी खराब है? उसके लिए एक नई चीज डिफाइन की गई है। क्या? कि जब आप किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के सामने एक इलेक्ट्रॉन रख दें, तो वो इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सोच के बताना, ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद इस एटम के अंदर चला जाएगा या मुझे ठूसना पड़ेगा? सर ठूसना पड़ेगा। तो दैट मींस मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं सर, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। न्यूक्लियस खुद अट्रैक्ट कर लेगा। अरे भाई एक बार इस इलेक्ट्रॉन को एटम के पास तो लाओ, यानी एटम के सामने जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन से जो लगा हुआ उस एटम का जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। समझो, हालांकि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको रिपेल भी करेंगे, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस का पावर बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स पर खींचने का है, तो जैसे ही वो एटम एक पर्टिकुलर रेंज में आएगा वो उसको भी खींचना स्टार्ट कर देगा। बात समझ लो कि नहीं मेरी? यस सर। यानी दिस इज पक्का एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझो, ये एक एक्सोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बोला गया था कि भैया ऐसा है, हम सब चिपके हुए हैं न्यूक्लियस से, अगर निकालना चाहते हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट वाज एंडो, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था। लेकिन ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से, देखो, दूर नहीं रखना है, धीरे 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 करके पास में लाना है, और एक टाइम ऐसा आएगा वो सड़क से अपने आप अंदर चला जाएगा, और जैसे ही वो उसको अंदर खींचेगा एनर्जी रिलीज होगी। यानी इस प्रोसेस में ये जो ए है वो ए माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो बी है वो बी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बड़ा क्लियर है कि दोनों प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। एक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है मान लीजिए वो -20 है, और एक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो मान लीजिए -30। नहीं, हम गलत बोल रहे हैं। अगर एनर्जी रिलीज वर्ड हमने यूज कर लिया तो हम फिर 20 और 30 बोलेंगे। तुम समझ, हमने गलती से बोल दिया था कि अगर एक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है तो दैट इज 20, रिलीज इज ऑलरेडी माइनस। बताओ समझे कि नहीं बात? यानी पहले वाले पूरे खेल में पहली बात तो ये समझ गया कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहां भी एनर्जी रिलीज हो रही है। हमने दोनों एनर्जी नाप ली, एक ने 20 बताई एक ने 30 बताई, यानी एक ने 20 छोड़ी एक ने 30 छोड़ी। जिसने ज्यादा छोड़ी उसने इलेक्ट्रॉन की चाहत ज्यादा शो की, क्योंकि जितना ज्यादा उसकी चाहत इलेक्ट्रॉन के लिए होगा वो इस प्रोसेस में उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। यानी मैं इन रिलीज एनर्जीज को नाप लूंगा, जहां पर मुझे रिलीज एनर्जी ज्यादा मिलेगी मैं उसी की एफिनिटी ज्यादा बोल दूंगा। और ये जो रिलीज एनर्जी है इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। दिस इज HEG2 एंड दिस इज डेल्टा HEG1। और साफ दिखाई दे रहा है कि जो रिलीज एनर्जी है वो ज्यादा कहां निकल के आ रही है, इसमें। और अगर ज्यादा एनर्जी यहां निकल के आती है तो बी की एफिनिटी ए से ज्यादा होनी चाहिए। अब इसमें एक और टेक्निकल टर्म है, क्या है? रिलीज एनर्जी तो ज्यादा है लेकिन डेल्टा HEG छोटा है, माइनस में ना,
अब ये बड़ा टेक्निकल है यार, इसमें पता नहीं एग्जाम वाले किस तरह से सवाल पूछेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। वो हो सकता है ये कह दे कि एक आदमी है उसकी डेल्टा एच ईजी वैल्यू 25 है, -25 है, और दूसरा एक आदमी है उसकी डेल्टा एच ईजी -30 है, बताइए एफिनिटी किसकी ज्यादा है? तो तुम ध्यान रखना डेल्टा एच ईजी ऑलरेडी निगेटिव साइन के साथ होता है, तो जिसकी -25 है इसका मतलब उस आदमी ने 25 एनर्जी रिलीज की, और जिसकी 20 थी उसने 20 एनर्जी रिलीज की, तो जिसने ज्यादा एनर्जी रिलीज की उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे यहां भी देखने से बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, किताबों में क्या लिखता है ये सब हम नहीं समझ रहे हैं, हमें तो जितना पता है वही समझ में आ रहा है कि डेल्टा Eg2 की वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकली अगर देखा जाए नंबर के साथ यानी साइन के साथ देखा जाए तो ये रिलेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन इस रिलेशन से एक चीज क्लियर है कि अगर डेल्टा Eg2 छोटा है डेल्टा Eg1 से विद साइन, तो एक चीज क्लियर है, तो रिलीज एनर्जी जो होगी, रिलीज्ड एनर्जी इन बी वो मोर है। बताओ ये ठीक लिख रहे हैं कि नहीं? डेल्टा Eg तो तुम्हारा सेकंड बी वाले का कम है, लेकिन रिलीज एनर्जी ज्यादा है, तभी तो माइनस में वो छोटा हो गया। यानी तुम ध्यान रखना वो कह क्या रहा है, अदरवाइज डेफिनेशन बहुत सीधी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की या रखने की चाहत के नाम को बोला जाता है। वो चाहत ज्यादा है या कम, इसको नापने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सहारा लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन एक एटम एक्सेप्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज को ही देखकर आप एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को कंपेयर कर लेते हैं, यानी जिस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, और जिस केस में कम एनर्जी रिलीज होती है उसकी एफिनिटी कम होती है। अब अगर सवाल में ये पूछता है कि डेल्टा एच ईजी मेरा बड़ा है और डेल्टा एच ईजी तुम्हारा छोटा है, तो मेरे हिसाब से आप किताबों में क्या आंसर दिया जाएगा, कैसे देते हैं, कई किताबों में उल्टा देते हैं, कई में सीधा देते हैं, लेकिन अगर तुम भी पढ़े लिखे हो तुम भी समझते होगे, अगर मैंने ये बोला कि डेल्टा एच ईजी मेरा बड़ा है तुमसे, तो साफ समझ में आता है कि तुम्हारी एफिनिटी कम है, क्योंकि डेल्टा एच ईजी के बड़े होने का मतलब है तुमने माइनस साइन के साथ बोला है मुझे। डेल्टा एच तो साइन और प्लस और माइनस के साथ ही बोला जाता है ना, तो अगर डेल्टा एच ईजी की वैल्यू आपने बड़ी बोली है तो इसका मतलब आपका माइनस वाली वैल्यू वो कैसे समझाएं, समझ रहे हो कि नहीं बात को? अगर डेल्टा एच ईजी बड़ा बोला गया है तो इसका मतलब ये हुआ रिलीज एनर्जी कम थी, और अगर रिलीज एनर्जी कम थी तो इसका मतलब ये हुआ उसकी एफिनिटी भी कम। ये दो तरीके हो गए सवाल पूछने के। अब कैसे पूछा जाएगा और उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा वो तुम्हें समझना है, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ा क्लियर है, दो एटम्स को जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। इस रिलीज एनर्जी को देखकर एफिनिटी डिसाइड की जाती है। जिसने ज्यादा रिलीज की उसकी एफिनिटी ज्यादा, जिसने कम रिलीज की उसकी एफिनिटी कम। यहां तक ठीक है? अच्छा, अब आते हैं डेल्टा एच से रिलेट करते हैं। जब दो एटम्स को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है, और इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो रिलीज एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का नाम दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होती है। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है, अब तुम बताओ इसका क्या मतलब हुआ? जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है, क्या है इसका मतलब? माइनस में छोटी वैल्यू या माइनस में बड़ी वैल्यू? माइनस में छोटी वैल्यू, माइनस में यानी छोटी जिसकी वैल्यू। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बड़ी है उसकी एफिनिटी कम है। ये समझ रहे हो कि नहीं बात को? समझ रहे हैं सर। यानी सवाल को दो तरीके से पूछा जाएगा, एक रिलीज एनर्जी बड़ी है मेरी, तो अगर मेरी रिलीज एनर्जी बड़ी है तो मेरी एफिनिटी बड़ी है, बात खत्म। बात समझ रहे हो? रिलीज एनर्जी बड़ी होने का मतलब मैंने ज्यादा रिलीज किया, और ज्यादा रिलीज किया तो मेरा यानी मेरी एफिनिटी ज्यादा। और दूसरा तरीका, रिलीज एनर्जी की जगह क्या बोलेगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बड़ी है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बड़ी बोलता है तो इसका मतलब आपकी एफिनिटी कम है, क्योंकि आपने माइनस को छोटी वैल्यू दे रखी। इसको तुम्हें अपने आप समझना पड़ेगा, ये सवाल किस तरह से किए जाएंगे। लेकिन अब कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा है, दोनों एटम्स के सामने जब, और यही तरीका भी है एफिनिटी का। अगर एटम्स बोल सकते होते तो इतना ड्रामा नहीं करना पड़ता। हर एटम्स के जाके कान में पूछ लिया, हाँ भाई कैसे हो, कह रहा अच्छे, कैसी एफिनिटी, कह रहा बहुत बढ़िया, चलो आगे आ जाओ। वो कह रहा तुम्हारी कैसी, खराब है, चलो पीछे चले जाओ। यानी अगर वो बोल सकते होते तो बहुत अच्छा होता, वो बोल नहीं सकते तो हमें कैसे पता चलेगा उनकी एफिनिटी अच्छी है खराब है? उसके लिए नापने के लिए एक नया टर्म बनाया गया जिसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहा जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस एफिनिटीज को, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज को देखकर आप एफिनिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब जनरली यही बोलना चाहिए कि हर आदमी की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो नेगेटिव ही होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब हर प्रोसेस में ये एक्सोथर्मिक ही होगा। तो जनरली ये स्टेटमेंट एक अच्छा सही स्टेटमेंट लगता है कि एटम्स की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो पहली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब वो अलग बात है कि ये जीरो भी मानी जा सकती है, जीरो इन द सेंस कि अगर कोई इनर्ट गैस है, अब आप इनर्ट गैस से कह रहे हैं भैया ऐसा हम आपको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो आप साफ साफ बोलिए कि मेरी एफिनिटी जीरो है। मेरी एफिनिटी जीरो का मतलब मेरी चाहत जीरो है, मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता।
लेकिन जनरल अगर स्टेटमेंट दिया जाए तो जनरल यही है कि हर एटम के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू है, हर एटम के लिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस माना जाएगा। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, अगर आप सेकंड गेन एंथैल्पी की बात करते तो फर्क पड़ जाएगा। सेकंड का क्या मतलब हुआ, एक तो मैंने ले लिया, लेते ही मैं माइनस बन गया, दिस इज माय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब अगर आप मुझे फर्दर एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो अब आप ये एंडोथर्मिक मान लीजिए, बात समझे कि नहीं मेरा। अब नाउ प्रोसेस एंडोथर्मिक, व्हाई, बिकॉज अब मेरे ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की वजह से बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन अब रिपेल किया जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप उसको भी ठूसना चाहते हैं तो अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, नो डाउट, दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन। बताओ, समझे बात को? Yes, sir. इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल भी है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जैसे ये है ऑक्सीजन है, मान लीजिए, बड़ा अच्छा कॉमन सा एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन के लिए बोला जाता है कि अगर ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या बनेगा, तो हमने कहा ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो नेगेटिव बनेगा। तो इस प्रोसेस में ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस माना जाएगा। दिस इज डेल्टा एच Eg1 एंड दिस डेल्टा एच Eg1 इज नेगेटिव, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक्सो बन गया। लेकिन अगर यही कहा जाए कि इसी O माइनस को फिर से एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो अगर आप इसी O माइनस को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये O2 माइनस बन जाए और दिस डेल्टा एच Eg2 इट इज नाउ पॉजिटिव, नाउ दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस बन जाए। और ये तक कहा जाता है कि अगर मैं ओवरऑल प्रोसेस की बात करूं, ओवरऑल प्रोसेस का मतलब है O को आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और O2 माइनस में ये कन्वर्ट हो गया, ये। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस हमारा, इस ओवरऑल प्रोसेस के लिए बोला जाता है, इस ओवरऑल प्रोसेस का जो डेल्टा एच होगा वो एक्चुअली पॉजिटिव निकल के आता है, दैट इज एंडो। यानी ओवरऑल दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ओवरऑल। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहला स्टेप तो, और यही ऑक्सीजन के साथ है, यही सल्फर के साथ भी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपने पहला स्टेप एक्सोथर्मिक रखा है, वो तो होना ही है हर एलिमेंट के लिए, लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब इनका सम हमेशा पॉजिटिव आएगा जरूरी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर के लिए ये बोला जाता कि इनका सम हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है। यानी ओवरऑल ऑक्सीजन या सल्फर का ऑक्साइड या सल्फाइड में जो कन्वर्जन है ओवरऑल, दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये बिल्कुल जनरल है, ये अभी मैं नोट भी करके लाया हूं, तुम्हें दिखा भी, लिख के दे देता हूं, तुम इसको याद कर लोगे एकदम से कि अब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस माना जाता है। ठीक है? Yes, sir. अब जैसे इसी में जैसे डेफिनेशन वगैरह है, ये डेफिनेशन वगैरह है, तुम इनको आराम से पढ़ सकते हो। देखो इसमें लिखा भी है कि जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन लेंगे तो दिस डेल्टा एच इज पॉजिटिव, अदरवाइज वो नेगेटिव होगा, वो सब सही है। ठीक, अच्छा, इसी में जैसे मान लीजिए अगर मैं फैक्टर्स की बात करता हूं तो क्या लगता है कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को गवर्न करते होंगे? तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, वही सर पुराने फैक्टर्स है सारे के सारे, कुछ नया है ही नहीं। आपकी चाहत ज्यादा या कम ये आपके साइज के ऊपर, आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर और आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये कौन डिसाइड करेगा? ये कि आपका साइज कैसा है, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा है, या फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, वही 2-3 फैक्टर्स है हमारे। साइज अगर आपका ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर की तरफ होगा और वो आपके न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा, तो उसको अट्रैक्ट करना ये तो मुश्किल हो जाएगा। यानी जितने बड़े साइज का एटम होगा उसकी एफिनिटी उतनी ही कम हो जाएगी। बताओ, समझे बात? Yes, sir. यानी वो उतनी ही कम एनर्जी रिलीज करेगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, लेकिन उसका डेल्टा एच Eg उतना ही बड़ा होगा। ये समझना इस बात को। अब मैं फिर वही बता रहा हूं कि एग्जाम में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो तुम्हें समझना पड़ेगा, लेकिन बुक्स में बड़ा उल्टा देते हैं और वो क्या देते हैं वो समझ में नहीं आता। बट जितना पढ़ा होता है बच्चों ने उसके हिसाब से अगर आंसर लिखा जाए जो कि लॉजिकल है कि भाई जब आप डेल्टा एच की बात करते हैं तो डेल्टा एच हमेशा साइन के साथ डिफाइन किया जाता है। तो जब आप साइन के साथ बड़े छोटे की बात करते हैं तो जितनी कम एनर्जी रिलीज होगी उस प्रोसेस का डेल्टा एच उतना बड़ा माना जाए। बात समझ रहे हो? तो वो अपने हिसाब से समझना पड़ेगा आपको कि साइज अगर आपका ज्यादा है तो बड़े साइज के आदमी के सामने जब कोई इलेक्ट्रॉन रखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन उस छोटे से न्यूक्लियस जो काफी दूर है उससे अट्रैक्टेड कम होगा, जिसकी वजह से चाहत कम हो जाएगी, रिलीज एनर्जी भी कम हो जाएगी और डेल्टा एच Eg वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से जेड इफेक्टिव की बात कर सकते हैं। जेड इफेक्टिव, अरे ये तो बड़ा ही आसान है, जितना ज्यादा एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से खींचेगा और जितना तेजी से खींचेगा उसकी एफिनिटी उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। इस प्रोसेस में उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और डेल्टा Eg की वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्लियर? Yes, sir.
और फिर यही चीज सिग्मा से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव और सिग्मा तो सिमिलर चीजें होती है, तो सिग्मा से भी रिलेट कर सकते हैं। कोई पूछ सकता है भाई सिग्मा के ज्यादा होने से क्या होगा, तो अगर सिग्मा ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा तो एफिनिटी भी कम हो जाएगी, बात खत्म हो गई। यानी सिग्मा ज्यादा हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा तो खींचने की ताकत कम हो जाएगी, खींचने की ताकत कम हो जाएगी तो एफिनिटी भी कम हो जाएगी, रिलीज एनर्जी भी कम हो जाएगी, लेकिन डेल्टा चीज ही बढ़ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. और फिर इसी में कॉन्फ़िगरेशन की भी बात कर सकते हैं, बहुत लॉजिकल है। जितने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले लोग हैं उनकी एफिनिटी नेगेटिव या फिर जीरो मानी जाती है, यानी उनकी चाहत नेगेटिव है। चाहत नेगेटिव मतलब हम नहीं चाहते, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले लोग, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है या उनकी एफिनिटीज को जीरो कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हम उन लोगों को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए और एक आध केस बनाते हैं। अच्छा, पहले पीरियोडिसिटी की बात कर लेते हैं। पीरियोडिसिटी क्या लगती है बताओ? नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड क्या कहता है? लेफ्ट से राइट मूव करेंगे या ऊपर से नीचे गिरेंगे? तो भाई पुरानी कहानी, कुछ है ही नहीं। लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आपका साइज गिरेगा, क्योंकि आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की चाहत बढ़ जाएगी, एफिनिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। यानी नॉर्मली लेफ्ट से राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती। क्लियर? Yes, sir. लेकिन जब आप टॉप से बॉटम गिरते हैं तो टॉप से बॉटम गिरते वक्त आपकी एफिनिटी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आपकी एफिनिटी कम होती चली जाती है। यानी जनरल ट्रेंड ये कहता है कि ऊपर से नीचे गिरने पर एफिनिटी कम होनी चाहिए बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन द साइज, और लेफ्ट से राइट मूव करते वक्त किसी भी पीरियड में जेड इफेक्टिव के बढ़ने से एफिनिटी बढ़नी चाहिए। ये नॉर्मल ट्रेंड। कहीं एक आध झंझट होंगे, अभी हम उस बारे में बात करते हैं। बताओ, ये समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये तो नॉर्मल ट्रेंड है, ये तो हम समझ रहे हैं, इसका कोई खास कहानी नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ एक्सेप्शनल केस करा जाए, तो तुमने पढ़ा है एक्सेप्शनल केस, और बहुत ज्यादा कॉमन भी, और हर एग्जाम में सवाल भी बनाता है कि फ्लोरीन की एफिनिटी और क्लोरीन की एफिनिटी में क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा होती, फ्लोरीन की एफिनिटी कम होती। यानी दुनिया का सबसे ज्यादा एफिनिटी रखने वाला आदमी वो क्लोरीन होता है, फ्लोरीन नहीं। देखो, ये तो तुम मानते हो ना कि सबसे ज्यादा एफिनिटी रखने वाला आदमी जो है वो ऊपर की तरफ आगे होना चाहिए। बताओ, अकल लगाओ जरा, ऊपर की तरफ आगे। क्यों सर? एक तो मुझे छोटा चाहिए, समझ रहे हो, हमें छोटा आदमी चाहिए तो ऊपर ही होना चाहिए, और उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होनी चाहिए, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पीरियड में आगे बढ़ता है। तो मुझे एक आदमी चाहिए जिसकी एफिनिटी मस्त होगी, वो होगा ऊपर से ऊपर, आगे से आगे। हमने कहा फिर ऐसे तो इनर्ट गैस के पास चले जाओगे, ऊपर वाली आगे वाली। वो कह रहे नहीं सर, इनर्ट गैस को अलग कर दीजिए, कॉन्फिगरेशन उनका स्टेबल होता है, उनकी एफिनिटी की तो बात ही मत करिए, उनकी एफिनिटी तो नेगेटिव होती है। हम इनर्ट गैस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनर्ट गैस से पहले वाले हैलोजन की बात कर रहे हैं। तो मुझे कौन आदमी मिलेगा ऊपर और सबसे पहला वाला हैलोजन? फ्लोरीन। सर ये तो बात ही खत्म हो गई सर, फ्लोरीन की एफिनिटी दुनिया की सबसे अच्छी एफिनिटी मानी जानी चाहिए। एक्चुअली फ्लोरीन की एफिनिटी दुनिया में सबसे अच्छी नहीं होती, फ्लोरीन के जस्ट नीचे वाले की एफिनिटी, दैट इज क्लोरीन, उसकी एफिनिटी दुनिया में सबसे अच्छी होती है। और ये सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन का केस नहीं है, ये हर 2p3p के बीच में ये ड्रामा चलता है। जो 2p3p एलिमेंट्स हैं, जो 2p3p एलिमेंट्स हैं, जो 2p3p एलिमेंट्स हैं, ये जितने 2p3p वाले, उनमें ये झंझट चलता। ऑक्सीजन सल्फर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फ्लोरीन क्लोरीन, उनमें ये झंझट चलता है। उसका रीजन बहुत क्लियर है, वो एक्सेप्शनल केस है, हम अभी डिस्कस करते हैं, वो एक्सेप्शनल केस है। बट जनरल ट्रेंड यही कहता है कि ऊपर वाले की एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, नीचे वाले की एफिनिटी कम होनी चाहिए। इस हिसाब से तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में फ्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज्यादा और आयोडीन की एफिनिटी सबसे कम होनी चाहिए। बट एक्सेप्शनली क्लोरीन की एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। यानी 3p वालों की जो एफिनिटी है, क्लोरीन इज थर्ड पीरियड एंड फ्लोरीन इज सेकंड पीरियड, तो जो 3p वालों की एफिनिटी है वो 2p वालों से ज्यादा होती है। बस ये एक एक्सेप्शनल केस है एंड इट इज ओनली ड्यू टू साइज। हम अभी बात करते हैं, यानी नॉर्मल ट्रेंड तो ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड तो समझ में आता ही है कि आगे जाएंगे तो आपकी एफिनिटी बढ़ेगी, नीचे उतरेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आपकी एफिनिटी गिरेगी। ये तो नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन एक्सेप्शनल या इररेगुलरिटीज, या जिनको आप लफड़ा कहते हैं, अगर आप लफड़े की बात करते हैं तो लफड़ा ये कहता है कि आप जिस तरह से आप ये समझ रहे थे कि आगे जाने पर एफिनिटी बढ़ती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सेकंड पीरियड के लोग हैं, जो इररेगुलरिटी दिखाई दे रही है, जो सेकंड पीरियड के लोग हैं, उनमें एफिनिटीज का जहां तक सवाल है, बेरिलियम की, देखो ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, लेकिन जो इफेक्टिवली बताया गया है वो ये बताया गया है कि लगता यही है कि आगे जाने पर एफिनिटी बढ़ रही, जो कि बढ़नी भी चाहिए क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। बट ये जो डब्बों के अंदर मैंने बंद किया है वो सिर्फ ये बताने के लिए कि इन लोगों की एफिनिटी नेग्लिजिबल होती, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के। मैं अगली क्लास में एक ग्राफ भी बना के तुम्हें लेके आऊंगा जिसके अंदर ये बताऊंगा कि देखो अलग अलग एलिमेंट्स की एफिनिटी कैसे कैसे चेंज कर रही। तो वो ग्राफ अभी मुझे मिला नहीं, अब मेरे पास अभी टाइम ही नहीं था, तो मैं वो ग्राफ मैंने खुद बना भी रखा है हाथ से ही, तो मैं उसी की स्क्रीनशॉट तुम्हें दिखा दूंगा, तो उससे भी एक आइडिया लगेगा। बट ये दिखाना चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन की एफिनिटी काफी कम होती,
नियॉन की बहुत कम होती है। क्यों सर? ये तो इनर्ट गैस है सर, इनको क्या दे देंगे आप? इनमें इनको कैसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे? ये तो लेना ही नहीं चाहते। नाइट्रोजन ऑलरेडी हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन का है, इलेक्ट्रॉन ठूस दोगे तो उसका कॉन्फिगरेशन डिस्टर्ब कर जाएगा। बेरिलियम इज ऑलरेडी फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन ठूस दोगे तो कॉन्फिगरेशन डिस्टर्ब कर जाएगा। यानी बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, ये आपको नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से जैसे भी लगते हो, लेकिन एक्चुअली इनकी एफिनिटी नेग्लिजिबल, इनकी एफिनिटी ना के बराबर कंसीडर की जाती है। कितने के आसपास होती है ये मैं नेक्स्ट में तुम्हें ग्राफ बना के दिखाऊं। ठीक, तो यानी एक्सेप्शनली सोचना चाहें इसको एक्सेप्शन मान लीजिए, और नहीं तो लॉजिकली सोचना चाहें तो लॉजिकली समझ में आती है कि नाइट्रोजन की, बेरिलियम की या फिर नियॉन जैसे लोग जो ऑलरेडी स्टेबल हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन के लोग हैं, इनकी एफिनिटीज काफी कम मानी जाएंगी। क्लियर? Yes, sir. ठीक, लेकिन जो अच्छा एक्सेप्शन आता है ना, वो एक्सेप्शन इनमें आता है। जो 3p 2p वाले लोग होते हैं, 3p 2p में लॉजिक क्या लगता है? 3p 2p में यही लॉजिक लगता है, 2p वाला ऊपर होता है, 3p वाला नीचे होता है, तो 3p वाले का साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा तो उसकी एफिनिटी कम हो जाएगी, 2p वाले की ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली 3p वाले की 2p से ज्यादा होती है। उसका रीजन वो साइज ही होता है। मतलब हमने कहा ये क्या बात होती है, साइज के कम होने से एफिनिटी ज्यादा होती है। वो कह रहा हाँ, उसी साइज की वजह से उसकी एफिनिटी कम हो रही। क्यों? इसलिए क्योंकि जब दो आदमी लिए जाए, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई बड़ा सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन्होंने लिखा भी है 3p 2p का एग्जांपल जो लिया है, तो वो साफ कह रहे हैं कि एफिनिटी ऑफ 3p इज ग्रेटर देन 2p। अब ये बताओ, ये जो लाइन लिखी गई है, ये एक्सेप्शनल इर्रेगुलरिटी है या नॉर्मल है? ये इर्रेगुलरिटी है सर, ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि 2p छोटा होता है, उसको पहले आना चाहिए। अब वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि जिस तरह से फ्लोरीन ऊपर है, क्लोरीन नीचे है, तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं फ्लोरीन क्लोरीन को, मतलब मेन यही आदमी है, जैसे सपोज इन्हीं को कंपेयर करें, तो फ्लोरीन को अगर आप देखें तो इसका साइज छोटा होता है, और क्लोरीन को आप देखें तो इसका साइज बड़ा होता है, और नीचे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में बाकी लोगों के साइज और भी बड़े होते हैं। ठीक, तो अगर मैं इन्हीं दोनों की बात करता हूं, तो इन दोनों में क्या समझ में आता है कि अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये छोटे साइज की वजह से हमें ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इस आदमी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो बड़े साइज की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस मुश्किल हो। एक्चुअली छोटे साइज में ये इतना छोटे साइज के हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है फ्लोरीन में ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन के अपने भी 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अगर फ्लोरीन के अपने 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये जो 9 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद जब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये जो निगेटिव चार्ज आपने डाला है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने डाला है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, वो इस छोटे से एटम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वो चार्ज जब इस छोटे से एटम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक मोटी चार्ज डेंसिटी डेवलप करेगा। मतलब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे एक छोटी सी बॉल ले लेते हैं और एक बड़ी बॉल ले लेते हैं, और आपको एक पेंट दे देता हूं मैं, पेंट मतलब वो जो पोतने वाला कलर होता है, एक पेंट दे देता हूं, और उस पेंट का अमाउंट फिक्स कर देता हूं कि भाई मुझे ये जो एक डिब्बी है, इस डिब्बी को इस पूरी छोटी बॉल पे भी पोतना है और बड़ी बॉल पे भी पोतना है। द अमाउंट ऑफ द पेंट इज फिक्स। ठीक, तो मैंने एक डब्बी ली, उस डब्बी को पहले छोटी बॉल पे पोत दिया, तो तुम खुद बताओ, अगर वो डब्बी को छोटी बॉल पे पोतोगे, तो जो पेंट की थिकनेस आएगी वो यहां ज्यादा निकल के आएगी, या उतनी डब्बी जब बड़ी बॉल पे पोतोगे तो थिकनेस ज्यादा आएगी? छोटी बॉल पे, क्योंकि जब अमाउंट फिक्स हो गया पेंट का, तो छोटी बॉल पर जब आप कलर पेंट करेंगे, तो सर उसी अमाउंट को छोटी बॉल पर फैलाने के लिए आपको मोटी थिकनेस बनानी पड़ेगी, यानी वो पेंट जो है वो मोटा सा लेयर बन जाएगा। और बड़ी बॉल पर जब उतना ही पेंट पोतोगे तो एक पतली सी लेयर ऐसे करके चिपक जाएगी। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ पेंट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट इज फिक्स, and that electronic charge is on small ball and in case of bigger ball, smaller ball के ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फेंकोगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक मोटी थिकनेस की तरह उस एटम पर डिस्पर्स होगा, जिसकी वजह से इन 9 इलेक्ट्रॉन्स के साथ उस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का रिपल्शन वो बढ़ जाए। लेकिन वही चीज यहां पर भी हो रही है, ऐसा नहीं यहां नहीं, लेकिन यहां पर एक पतली सी लेयर बन रही है, उस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की एक पतली सी लेयर बन रही, और उस पतली सी लेयर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे जितना आप ऊपर देख रहे हैं। तो फिर ऐसे में तो जो ब्रोमीन होता है सर, वो तो और भी अच्छा लेयर बनाएगा, और पतला बनाएगा। नहीं, ये एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, मतलब सर एक वैल्यू क्रॉस हो गई, उसके बाद दिक्कत नहीं। दिक्कत ये कि सर साइज इतना छोटा मत लीजिए, दिक्कत होती है। उसके बाद सर कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद तो नॉर्मल ट्रेंड जो होता है वही चलेगा, साइज बढ़ता जाएगा, एफिनिटी कम होती जाएगी। लेकिन सर फ्लोरीन क्लोरीन में, नाइट्रोजन फास्फोरस में, ऑक्सीजन सल्फर में ये झंझट देखने को मिलता है। यानी इनका छोटा साइज इतना छोटा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बना हुआ जो एनायन है, वो एनायन स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से अगर F ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो F माइनस बनेगा, और F माइनस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से अनस्टेबल माना जाएगा। इसलिए ये फ्लोरीन की एफिनिटी वो क्लोरीन की एफिनिटी से खराब मानी जाती।
लेकिन अगर कोई ये कहे कि सर अब तो चलिए क्लोरीन बड़ा है तो ये अच्छी एफिनिटी शो करेगा, तो ब्रोमीन तो और बड़ा होता है तो वो तो और अच्छी एफिनिटी शो करेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो और भी पतला डिस्पर्स होगा। नहीं, एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? एक 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 एक, एक क्या कहते हैं उसको, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, उसके बाद दिक्कत नहीं है, उसके बाद तो आपको पतला पोतना मोटा पोतना कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो दिक्कत यहीं तक आती है बस। यानी सेकंड और थर्ड पीरियड में ये दिक्कत देखने को मिलती है, उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल है। कोई पुताई करो, कैसी पुताई करो, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काम नहीं आता, सब अपना नॉर्मल तरीके से चलता। लेकिन 2p 3p में ये झंझट देखने को मिलता। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं अब एफिनिटी के लो होने का रीजन दूं, मतलब हमें तो इनकी एफिनिटी बड़ी लगती है क्योंकि ये ऊपर है, लेकिन इनके लो होने का रीजन दूं तो उन्होंने लिखा है साफ साफ, द एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू द स्मॉलर एन, क्योंकि सेकंड पीरियड का आदमी है, तो जो एडेड इलेक्ट्रॉन होगा, जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, वो छोटे ऑर्बिट में जाएगा। छोटे ऑर्बिट की वजह से उसके अंदर सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस दिखाई देंगे, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब आप n=3 की बात करते हैं, थर्ड पीरियड की बात करते हैं, तो ऐसे में जो एडेड इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं, वो बड़े रीजन में जाता है, बड़े रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस देखने को नहीं मिलते। इसलिए ज्यादा केसेस में जिसमें थ्योरेटिकली ऐसा लग रहा था कि जिसमें 2p वाले की एफिनिटी ज्यादा, 3p वाली कम होती, लेकिन एक्चुअली 2p की 3p से कम देखने को मिलती। क्लियर? ऑक्सीजन सल्फर में तो एक बड़ा अच्छी कहानी आती। ऑक्सीजन सल्फर में तो ये तक कहा जाता, अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन सल्फर में बड़ी किसकी होगी एफिनिटी? सल्फर की। अभी तो बात हुई हमारी, सर हाँ थ्योरेटिकली किसकी बड़ी होनी चाहिए थी? ऑक्सीजन की, लेकिन बड़ी किसकी होती है? 3p वाले की, दैट इज सल्फर। ये कहते हैं सल्फर की बहुत बड़ी होती है, मतलब ऑक्सीजन की काफी कम हो जाती है एफिनिटी, मुझे लगता है शायद सबसे कम हो जाती है, मैं अभी देखता हूं शायद अगर वो डेटा लिखा हो। और फ्लोरीन क्लोरीन में, लेकिन ये ठीक है कि फ्लोरीन की क्लोरीन से तो कम हो जाती है, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन से कम नहीं होती। लेकिन एफिनिटी में ऑक्सीजन और सल्फर में तुम्हें ये बात याद रखनी पड़ती है, ऑक्सीजन की एफिनिटी सल्फर से कम है, और मुझे लगता है इस पूरे ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, टेल्यूनियम, सेलूनियम, पैलूनियम, मोनोलियम, पता नहीं कौन कौन से ओनियम मोनियम होते हैं, उन सब में सबसे कम हो जाती है ऑक्सीजन की। और अभी अब देखते हैं, अगर हमारे पास होगा तो वो देखते हैं। ये है शायद, ये देखो, ये देखो इसमें जैसे अब क्लोरीन फ्लोरीन की देखो, तो अब ये सबको ये समझ में आ गया कि माइनस साइन क्यों लगाए गए? यस सर। क्योंकि ये सब निकलने वाले हैं सर, ये एनर्जी रिलीज वाली कहानी है। तो अब माइनस को छोड़ देते हैं। अगर मैंने माइनस को छोड़ दिया तो मैं क्या बोलूंगा अब? दिस इज व्हाट एनर्जी? रिलीज एनर्जी। रिलीज मतलब एक्सो, एक्सो मतलब माइनस। तो अगर मैं माइनस लगा के बात कर रहा हूं तो दैट मींस दिस इज डेल्टा एच, ठीक। और अगर मैं माइनस हटा के बात कर रहा हूं तो दैट मींस दिस इज रिलीज एनर्जी। अब रिलीज एनर्जी को देखते हैं सिर्फ सिर्फ, यानी हम सिर्फ डेटा को देखते हैं, साइन हटा देते हैं, बिकॉज हम समझ गए दे ऑल आर रिलीज एनर्जीज। तो जो सबसे ज्यादा रिलीज एनर्जी है, सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर आ रही? अगर मैं फ्लोरीन वाली ट्रेंड की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्लोरीन पे आ रही, 349 एनर्जी रिलीज हो रही, और यहां पर रिलीज एनर्जी 328 है। थ्योरेटिकली इसको ज्यादा होना, कम होना चाहिए, इसको ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन की ज्यादा। तो अगर ऑर्डर भी देख रहे हो तो तुम देख रहे हो सबसे ज्यादा किसकी है हैलोजेंस में? क्लोरीन की, फिर लेकिन फ्लोरीन ही है, और फिर अपना वही नॉर्मल ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन जैसे होता। समझ रहे बात को? तो यानी सबसे मस्त आदमी अपना क्लोरीन हो गया इन टर्म्स ऑफ एफिनिटी, और उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, जैसे नॉर्मल ट्रेंड। यहां पर नहीं है ऐसा। आप देखिए यहां पर सबसे बड़ा बड़ी एफिनिटी होनी किसकी चाहिए थी? ऑक्सीजन की, क्योंकि सर ये तो ऊपर होता। लेकिन अभी बात हुई थी सर वो छोटे से बॉल पर पेंट पोतेंगे तो रिपल्शन होगा, तो इसकी एफिनिटी कम हो जाएगी। तो जिस तरह से फ्लोरीन की कम होकर क्लोरीन के नीचे आ गई, वैसे ऑक्सीजन को कम होकर सल्फर के नीचे आ जाना चाहिए। एक्चुअली ये कम होकर सबसे नीचे चला जाता है, देख पा रहे हो? ये ऑक्सीजन की एफिनिटी -141 है। एफिनिटी -141 का मतलब सिर्फ 141 एनर्जी रिलीज हुई, जबकि अकेले पोलोनियम ने 174 एनर्जी रिलीज कर दी। इसका मतलब ये हुआ ज्यादा एफिनिटी किसने शो की? पोलोनियम ने, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये सब लोग समझ भी पा रहे हो कि नहीं यार? यस सर। लेकिन ये याद करने वाली बात, इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है सवाल बनते इस तरह के कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इनमें जो है आप एफिनिटी का ऑर्डर बताइए। तो जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर का तो मास्टर ने बहुत भौंक के समझाया था कि ऑक्सीजन ऊपर होता है, सल्फर नीचे होता है, साइज छोटा होता है, एफिनिटी रिपल्शन की वजह से कम हो जाती है, तो सल्फर जीत जाता है। तो बच्चा सोचता है कि सल्फर सबसे पहले आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन और सेलेनियम आ जाएगा, जबकि एक्चुअली सल्फर सबसे पहले आएगा, फिर सेलेनियम आएगा, और उसके बाद ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन सबसे नीचे जाएगा एफिनिटी के टर्म्स में इन इस ग्रुप में। कुछ समझ भी रहे हो? यस सर। तो अब ये बात याद रखने वाली, तो इस बात को सब लोग याद रखेंगे कि अगर मैं ऐसी डेटा की बात कर रहे हैं, तो अगर डेटा की बात करें तो दिखाई दे रहा है एकदम कि नॉर्मली फ्लोरीन की एफिनिटी जो है वो क्लोरीन से ज्यादा, बल्कि ऐसा लगता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन को शो करनी चाहिए थी, लेकिन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एफिनिटी शो करने वाला एलिमेंट वो क्लोरीन होता। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये नहीं कह रहा हूं मैं एफिनिटी शो करने वाली बात कर रहा हूं, नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नेगेटिविटी एंड एफिनिटी दे आर डिफरेंट, हम अभी बात करेंगे।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर अगर आपने क्लोरीन को अकेले लेके खड़ा कर दिया और फ्लोरीन को अकेले खड़ा कर दिया तो क्लोरीन ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, और ये ताकत उसकी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हो। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं तो फ्लोरीन जीतता, वो अलग रीजन। बताओ कुछ समझे? तो यहां पर तुम चाहो तो ये डेटा याद भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, और नहीं तो कम से कम सीक्वेंस ध्यान कर सकते हो कि हैलोजेंस के केस में एफिनिटी का ऑर्डर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और इस सोलवे ग्रुप के जो लोग हैं हमारे, इनमें अब एफिनिटी का जो ऑर्डर है उसमें सबसे पहले क्लोरीन, सॉरी ये क्या है, सल्फर, और फिर उसके बाद सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, और सबसे फर्जी आदमी हमारा जिसको सबसे अच्छा समझ रहे थे आप, वो सबसे नीचे चला जाए। तो अगर कभी पूछे कि भाई सल्फर, सेलेनियम, टोलेनियम, ऑक्सीजन में एफिनिटी का ऑर्डर बताइए, तो आप बिल्कुल तमीज से लिख के आइएगा कि एफिनिटी सबसे अच्छी सल्फर की होती है, जो होनी भी चाहिए, उसके बाद एसई की, फिर टीई की, और फिर ऑक्सीजन सबसे आगे। क्लियर? यस सर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुम बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं? अभी ऐसे छुपा लेते हैं जरा से, बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हो? सर इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो फिर एफिनिटी भी यही होती। सर सर इसमें पेयर अट्रैक्ट करता है। है क्या बड़बड़ा रहे हो? कोई बड़बड़ा रहा था अभी, धीरे से। सर पेयर अट्रैक्ट करता है इसमें। और नेगेटिविटी में? सर नेगेटिविटी में ही हाँ, नेगेटिविटी में क्या अट्रैक्ट करना है? इलेक्ट्रॉन पेयर। ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ऐसा नहीं लगा जैसे एफिनिटी जिसकी ज्यादा है उसकी नेगेटिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए? यहां भी इलेक्ट्रॉन ही अट्रैक्ट करने, वहां भी इलेक्ट्रॉन ही अट्रैक्ट करना, वहां एक करना है, यहाँ पेयर करना है, जैसे पलाश कर रहा है, यहाँ पेयर अट्रैक्ट करना है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है? पलाश क्या कहते हो? नहीं मतलब मैं हो सकता है गलत सोच रहा हूं, मतलब तुम मुझे बताओ कि सर आप गलत बोल रहे हैं। मतलब मुझे जितना समझ में आया, मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई एफिनिटी में आप ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को खींचना है, चलिए ठीक है, और अभी पलाश कह रहा है कि सर नेगेटिविटी में पेयर को खींचना है। तो खींचना तो इलेक्ट्रॉन को ही ना, चाहे दो लोग खींचो चाहे एक लोग खींचो, जो आदमी एक को आसानी से खींचता है वो दो को भी आसानी से खींचेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, या गड़बड़ है कुछ? है पलाश, क्या कहते हो दोस्त? कोवेलेंट बॉन्ड पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ बॉन्ड बना है। अच्छा, सर खुद का ऑक्टेट पूरा करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, ये क्या आईटी वाले 12th की मार्कशीट वगैरह नहीं लगवाते हैं क्या फॉर्म जब भरते हैं? ऐसी माही ऐसे पूछ रहे हैं हम, तो जब आईटी का फॉर्म वगैरह भरते हैं तो 12th की मार्कशीट वगैरह पूछते हो तो होंगे ना, कि मतलब ना सही मार्कशीट कम से कम इतना तो पूछते होंगे, बेटा पास हुए थे कि नहीं, ऐसे ये तो पूछते होंगे। हाँ मतलब नहीं, वो तो ठीक है कि वो तो सर 94 और 85 वाले हैं हम लोग, तो वो तो ठीक है, हम समझते हैं बात को, लेकिन पूछते तो होंगे वो लोग कि तो कोई भी बेईमानी कर सकता है, कोई भी झूठ बोल सकता है कि हाँ हमारे हम तो पास हो गए थे ऐसे। तो मुझे लगता है मार्कशीट वगैरह कुछ तो लगवाते ही होंगे यार वो लोग, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बल्कि कुछ तो रूल वूल बनाया गया, सुने होता 75% से ज्यादा नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए पता नहीं। तो तुम लोग कैसे मार्कशीट फर्जी बनवाओगे या कैसे कर रहे हो, क्या क्या सोचा है? क्योंकि असली असली में तो हालात बड़े खराब है यार। बताओ नेगेटिविटी क्या इतना गंदा, मतलब मैं तुम्हें हिंट भी दे रहा हूँ ये, और मेरी बात अगर कोई बाहर वाला सुन भी रहा होगा तो वो यही कहेगा कि मास्टर साहब आप सही कह रहे हैं कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचते हैं तो दो भी आसानी से खींचेंगे, इसमें क्या सोचना है? इसमें कोई केमिस्ट्री है क्या यार, बताइए? ये तो बिल्कुल सही है सर, एक खींच रहे हैं, हाँ खींच रहे हैं, आसानी से खींच रहे हैं, बहुत आसानी से, तो सर दो को भी आसानी से खींचेंगे। तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे ही खींचना खींचना ही एफिनिटी है या निगेटिविटी है, तो फिर तो दुनिया का सबसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करने वाला आदमी क्लोरीन है, और दुनिया का सबसे ज्यादा निगेटिविटी शो करने वाला आदमी भी क्लोरीन ही होना चाहिए था। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा होता नहीं, लेकिन क्योंकि तुम बोल ही गलत रहे हो, नहीं बोल तो ठीक रहे हो, सोच गलत रहे हो। दोनों खेल में बहुत बड़ा अंतर, एक अंतर ये है। हाँ सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एलिमेंट जो है मतलब एटम है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं
उससे मतलब ये कौन बड़बड़ा रहा है? ये कहाँ से आवाज आ रही है? ये नोएडा नोएडा से बोल रहे हो क्या बेटा? कहाँ से बोल रहे थे, मुझे नहीं दिखाई दिया था। अबे जगह तो बताओगे, कहाँ के हो? सेक्टर 4 नोएडा। सेक्टर 4 नोएडा वाला तुम ही हो ना बेटा, जो क्लासरूम में बैठा है, या घर से बोल रहे हो? क्लासरूम। हाँ, क्या नाम है बेटा? राजीव? राजीव हो क्या? बहुत छोटा दिख रहा है। अंशु। हाँ तो अब बोलो जरा, फिर से बोलो जरा, एक बार क्लियर करके बोलो, नहीं सुनाई दे रहा था मुझे सही, फिर से बोलो। सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेता है, शेयर मतलब शेयर करता है। हाँ, शेयर करता है, दो लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ठीक है। फिर और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो एक अकेला एलिमेंट है वो किसी उसमें हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसके पास ले जाते हैं। सर ये एटम की टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। अच्छा, बड़ी देर में बोला तुमने। देखो हम बताते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बिल्कुल सरकारी लैंग्वेज में समझाएंगे, बिल्कुल सीधी बात। एक आदमी कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मैंने कहा लो ले लो। इस प्रोसेस में उसने एनर्जी रिलीज की, दिस प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात खत्म। दे दो, ले लो, ले लिया, माइनस आ गया, हो गया, मतलब समझ में आ गई बात। एक आदमी ने इलेक्ट्रॉन मांगा, मांगा मतलब हम एक आदमी के सामने एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम अकेला खड़ा था, मैं उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, उसके मुंह पे मारा, उसने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया। ले लिया, चाहत पाहत की बात, ले लिया, लेने के बाद कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पूरे खेल में क्या निकली? एनर्जी, जिसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसी से हम नाप लेंगे उसकी एफिनिटी अच्छी है खराब। क्लियर? यस सर। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब मैं आइसोलेटेड गैसेस एटम नहीं, अब मेरे बगल में एक और आदमी खड़ा है और हम दोनों ने एक बढ़िया सा कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। एक ये मैं और एक ये आप हो गए, और बीच में दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मेरा और एक आपका। दिस इज प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड। अब निगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है? निगेटिविटी की डेफिनेशन है इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किसी एक एटम का अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इज निगेटिविटी। रखना नहीं, माइनस नहीं आना है हमारे पास, हम सिर्फ चाहत दिखाएंगे, सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे क्लाउड को अपनी तरफ, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रखेंगे नहीं अपने ऊपर, इसलिए मेरे ऊपर माइनस नहीं आएगा। बताओ समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। यानी आप सोचो जरा कि फ्लोरीन के साथ किसी का बॉन्ड, और फ्लोरीन ये कह रहा है कि देखिए ऐसा हमें किसी ने बोला था, वो पुताई कर देंगे पेंट की और माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इस बार दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो हम सिर्फ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, रख थोड़ी ना रहे, अब थोड़ी ना पुताई हो रही है। यानी इस केस में जीतेगा कौन? अब फ्लोरीन। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना, कि यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की ताकत नेगेटिविटी के नाम से जानी जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आप लेके भाग गए, अगर आप लेके भाग जाते तो आपके ऊपर माइनस आ जाता। वो कह रहा है ले वे के नहीं भागना, हम दोनों मस्त बॉन्ड बनाएंगे, शेयर्ड क्लाउड उस तरफ थोड़ा ज्यादा सरक जाएगा जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, बस वो लेके थोड़ा भाग जाएगा। यानी उस केस में हमेशा कौन जीतेगा? फ्लोरीन। यानी दुनिया का सबसे एफिनिटी शो करने वाला आदमी क्लोरीन हो सकता है, क्योंकि वो लेके भागता है। यहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा निगेटिविटी शो करने वाला आदमी, जिसको हम समझ रहे थे कि जिसकी एफिनिटी भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, एक्चुअली वो निगेटिविटी में सबसे ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि इस बार शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह से उसके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज आके वो पुताई नहीं हो रही है। एफिनिटी में वो पुताई होती थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाते थे और वो दुनिया का सबसे ज्यादा एफिनिटी शो करने वाला आदमी नहीं रह जाता। समझ में आई बात? यस सर। यानी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन बहुत सीधी है, और वो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एकदम साफ समझ में आ रहा है कि ये वो एबिलिटी है एटम की जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, शेयर्ड जो क्लाउड है दो लोगों के बीच में, उनको अट्रैक्ट करती। लेकिन इसकी वजह से इसका ये मतलब नहीं कि अट्रैक्ट किया तो मैंने वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और मैं परेशान हो गया। ना ना, लेने नहीं है, सिर्फ मैं और आप हैं, मुझ में और आप में मेरी ताकत ज्यादा है तो मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खिसका लूंगा, अगर आपकी ताकत ज्यादा होती तो आप अपनी तरफ खिसका लेते। यानी एक चीज और समझ में आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरी तुम्हारी लड़ाई में मैं जीत जाऊं, लेकिन मेरी उसके साथ लड़ाई जब होगी तो मैं हार जाऊं। यानी ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि समझना कि कौन ज्यादा ताकतवर। नाउ दिस इज अ रिलेटिव टर्म। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं?
यस सर। यानी दो लोगों के बीच में डंडा बना है, अब उनके डंडे में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आज मेरी ताकत ज्यादा है तो मैंने खींच ली, तो यानी कि मैं अब बड़ा तगड़ा नेगेटिविटी शो करूंगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी नेगेटिविटी किसी और से ज्यादा हो, किसी और से। सो दिस इज अ रिलेटिव वैल्यू। ये रिलेटिव वैल्यू होनी चाहिए, ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एफिनिटी शुड बी एन एब्सोल्यूट वैल्यू। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रॉपर एनर्जी जो रिलीज हो रही है। यानी एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन पकड़ाया उसको, उसने 50 फेंक दी, तो दैट 50 इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। वो फिक्स होनी चाहिए एक आइसोलेटेड गैसेस एटम की। बट नेगेटिविटी इज अ रिलेटिव वैल्यू। आज तुम्हारे साथ हो तो मेरी नेगेटिविटी अच्छी है, कल किसी और के साथ हो तो साला मेरी नेगेटिविटी खराब हो गई। क्यों? अब उसकी अच्छी हो गई। यानी ये एक रिलेटिव टर्म होना चाहिए, और इसलिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू कभी प्रोवाइड नहीं करती। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एफिनिटी में जो सबसे बड़ा अंतर आता है वो यही है कि एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड, और अगर मैं अपनी लैंग्वेज बात करूं तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एटम के द्वारा गेन करने की जो चाहत है, दैट इज एफिनिटी। बट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो ताकत है, दैट इज नेगेटिविटी। सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है वो यही कि एफिनिटी एक प्रॉपर एब्सोल्यूट वैल्यू है जो कि आपको रिलीज एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देती है, बट नेगेटिविटी एक रिलेटिव वैल्यू है जिसका एब्सोल्यूट टर्म से कोई लेना देना नहीं। समझो? यानी अगर आप यहां पर देखो भी तो ये चीज मैंने लिखी हुई है कि क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द क्वालिटेटिव, नॉट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटेटिव तो कुछ है ही नहीं इसमें। क्यों सर? आपके साथ मेरी ज्यादा, मेरे साथ उसकी ज्यादा, उसके साथ उसकी ज्यादा, वो जीत गया, कभी हार गया, कभी ये हार गया, कभी वो जीत गया। सो दिस इज नॉट क्वांटिटेटिवली मेजर, this is qualitative measure. So this is a qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electrons to itself is called electronegativity, not a measurable quantity. आप नाप नहीं सकते इसको। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल दुनिया भर के ऐसे स्केल्स बनाए गए हैं जिन्होंने आप रिलेटिव वैल्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की प्रोवाइड की है। हम उन स्केल्स के बारे में बात कर लेंगे जो रिलेटिव वैल्यूज प्रोवाइड करता है। एब्सोल्यूट वैल्यूज तो कभी मिल ही नहीं सकती। ठीक? यानी किसी को भी रेफरेंस बना के मेरी तुमसे ज्यादा, तुम्हारी उसके रेस्पेक्ट में और ज्यादा, उसकी उसके रेस्पेक्ट में और ज्यादा, यानी एक रिलेटिव टर्म बनाया गया है, बट एब्सोल्यूट स्केल तो कोई बनाया ही नहीं जा सकता। और जो सबसे बड़ा डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारे सामने है। पहला डिफरेंस तो यही दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये एक आइसोलेटेड गैसेस एटम की प्रॉपर्टी होती है, जबकि नेगेटिविटी बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन की जाती है, ना कि आइसोलेटेड स्टेट में। और दूसरा जो डिफरेंस है वो साफ दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये एक एब्सोल्यूट टर्म है जिसकी प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप किलो जूल, किलो कैलोरी वगैरह में निकाल सकते हैं। लेकिन जब नेगेटिविटी की बात करते हैं तो नेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है जिसकी यूनिट का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस इज रिलेटिव, सो इट शुड बी अ यूनिट लेस नंबर। बताओ, समझे बात? Yes, sir. यानी ये जो दो बातें हैं, इन दोनों बातों को इंपॉर्टेंट समझ के याद रखा जाए कि भाई नेगेटिविटी एफिनिटी में कुछ ऐसे, जैसे अब जैसे फ्लोरीन क्लोरीन की मैं बात कर रहा था, तो फ्लोरीन का मान लीजिए किसी एक एटम के साथ बॉन्ड बना है। अब ऐसे में अगर आप ये कहें कि सर ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि फ्लोरीन पे माइनस आ जाए। तो अब दिक्कत कब हुई थी फ्लोरीन को? जब उसके ऊपर माइनस आ गया था, क्योंकि तब वो पुताई वाली बातें चालू हो गई थी कि छोटे से साइज में इतना बड़ा पुताई कर दी तो रिपल्शन होंगे। यहां ये क्या बोलेगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सिर्फ शेयर अटैक कर रहे हैं, रख थोड़ी ना रहे। तो इसका अब ये दिक्कत नहीं है इसके ऊपर, इसीलिए इसकी दुनिया की सबसे ज्यादा नेगेटिविटी शो करने की आदत। एफिनिटी के केस में लेकिन ये हार गया था क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन रखना था और उसके चक्कर में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ गए। समझ में आ रहा है ना? तो कभी कोई बेवकूफ बनाने के लिए बोले कि एफिनिटी सबसे अच्छी क्लोरीन की और नेगेटिविटी सबसे अच्छी फ्लोरीन की, ये क्या बदतमीजी है? जब दोनों ही लोगों का काम इलेक्ट्रॉन को खींचने का था, दोनों जगहों पर इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे थे, तो आंसर दोनों सिमिलर आने चाहिए। तो आप बता दीजिएगा, एक केस में इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखना था, इस केस में एक केस में इलेक्ट्रॉन को सिर्फ खींचना था, और खींचने की ताकत फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होती है, इसलिए नेगेटिविटी में जीत जाता है, एफिनिटी में हार जाता है। बताओ, समझ गया ना? Yes, sir. और दूसरी बात यही है कि ये अगर आप डिफरेंसेस की बात करते हैं नेगेटिविटी और एफिनिटी में, तो डिफरेंसेस बहुत क्लियर है कि एफिनिटी जो होती है वो आइसोलेटेड गैसेस एटम की एक प्रॉपर्टी है, और इसकी एक प्रॉपर यूनिट होती है जिसको डेल्टा Hg में आप कैलकुलेट भी करते हैं। फलाना किलो जूल पर मोल, फलाना किलो कैलोरी पर मोल, एक प्रॉपर यूनिट के साथ आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो ये एक रिलेटिव टर्म है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, आप सिर्फ इसकी रिलेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं, इसीलिए इसकी कोई यूनिट का मतलब ही नहीं बनता। दुनिया भर के कुछ स्केल्स डिफाइन किए गए हैं जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेटिवली निकालते हैं। उनमें जो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया स्केल है वो हमारा पाउलिंग स्केल है। यानी जनरली कई एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मुझे पाउलिंग स्केल पर ध्यान रखनी पड़ती। हालांकि स्केल और भी बनाए गए, अमूलिकन स्केल है, ऑर्लेड-रॉशॉव स्केल है, कुछ दो चार स्केल्स और भी हैं, बट जो मेन स्केल है जिसके ऊपर, जैसे कोई बोले कि फ्लोरीन की नेगेटिविटी क्या है, तो तुम अपने आप समझ जाना कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल पर ही पूछा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन स्केल। तो पाउलिंग स्केल पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे सपोज 4 है,
तो लेकिन वही फोर मोलिकन स्केल में कुछ और हो सकती है, ऑर्ले-रशॉव स्केल में कुछ और हो सकती है। लेकिन अगर वो ना बता रहा हो तो उस केस में आप सीधे सीधे जवाब समझ जाइए पाउलिंग स्केल की ही बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर 2-3 स्केल्स हैं जिनको हम सिर्फ ध्यान रख के याद कर लेंगे। उन स्केल्स को यूज करके एफिनिटीज, नेगेटिविटीज रिलेटिवली कैलकुलेट की जाती है। यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. वैसे एक चीज है यार, हाँ, ये चैप्टर जो है इतना ही इसी तरह से तो हम कराते ही हैं, मतलब फिर कुछ सवाल वाल बीच में डाल दिए, कुछ कर लिया, टाइम पास हो गया ऐसे ऐसे करके। बट 12th पास बैच में मैं इसको ऐसे ही कराता हूँ, लेकिन उसको कराने मुझे टाइम बहुत लगता है। ये इस साल मैंने पहली बार कराया, मतलब मैंने लास्ट ईयर भी ये चैप्टर नहीं कराया था। और बल्कि मैंने ये सोचा भी था कि मैं इनऑर्गेनिक के कोई भी चैप्टर अब जो है ऑनलाइन क्लासेस में कभी भी नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें बहुत कलाकारी होती है और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे, बहुत काबिल काबिल लोग हैं जिन्होंने बच्चों को याद करने के नए नए तरीके सिखा रखे हैं। तो हमने तो वो ट्रिक कभी सीखी नहीं है, ना बनाई कभी। तो हम ये सोचते थे ऑनलाइन ये इनऑर्गेनिक कभी नहीं कराएंगे। लेकिन अभी जैसे करा रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है ये तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास स्लाइड्स वगैरह बनी हो तो आपको कुछ टाइम नहीं लगाना है। तो आपको आना चाहिए बस ये कि आप स्लाइड देख देख के आदमी पढ़ रहा है, तुम आज तो बच्चा क्या करे, साला रट के ये देखो पढ़ रहा है। तो अगर आपको आता है तो आप स्लाइड लिख के आएंगे, आपका टाइम बहुत बच जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है ये इतना तक पहुंचने में, मतलब एक किसी भी जनरल क्लास में यहां तक पहुंचने में मुझे कम से कम 5-6 क्लासेस लग जाती थी, क्योंकि उनको लिखवाना पड़ता था, डिक्टेट करना पड़ता था। यहां मस्त ये है कि तुम अब, लेकिन फिर वही जैसे कल भी मैंने बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन तुम्हारी, तुम मक्कारी कर जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है सर, नोट्स भले ही हम ना लिख पा रहे हो, बट इन्हीं नोट्स की फोटोकॉपी करके या इन्हीं को पढ़ के हमारा काम चल जाएगा, बल्कि इनको पढ़ते वक्त हम अपने नोट्स खुद से बना सकते हैं ताकि याद भी हो जाए। समझ लो? तो ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की बढ़ जाती। अब इसको हाइब्रिड क्लास बोल दो या ऑनलाइन बोलो, जैसे बोलना है ऐसे बोलो, लेकिन ये कम से कम वैसा नहीं है कि मैं डिक्टेट कर रहा हूं। तो इसको डिक्टेट भी किया जा सकता है। मैं कई दिनों से ये सोच भी रहा था कि इस तरह की क्लास में, जिसमें टीवी पे क्लास हम कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये डिक्टेट करेंगे तो बच्चे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे पता कैसे चलेगा? तो इसमें फिर वही मेरे दिमाग में यही बात आती है कि मैं तो बोल दूंगा, जिसको लिखना है वो लिख लेगा, जिसको नहीं लिखना वो नहीं लिखेगा। तो इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया कि अब ये सब चीजें जो पहले लिखवाई जाती थी ऐसे बैठे हुए, हम भी किसी किताब को लेके आए, पहले डिक्टेशन ले रहे हैं, हाँ भाई क्वालिटेटिव मेजर ऑफ अन फलाना धमाका, बच्चा अपना, सर वो एबिलिटी के बाद क्या बोला सर, समझो तुम, बड़ा मस्त जैसे होता है डिक्टेशन में। और ये बड़े बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं, मतलब सब रिपीटर्स बैच के बच्चे की बात कर रहे हैं। तो लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये काम करना तो बड़ा आसान होता है। यानी इनऑर्गेनिक को अगर पढ़ाना है तो ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा कि आप जो है स्लाइड्स बना लीजिए और स्लाइड्स बना के बक 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 करके चले जाइए, मस्त हो गया। बच्चा अपना ऐसे है, चल क्या रहा है ऐसे, तो ये लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो पाए ज्यादा। तो ये थोड़ा सा इसको समझो, ये है इजी। और अब हम थोड़ा सा टाइम भी बच रहा है हमारा, क्योंकि ये लिख के ले आए हैं तो थोड़ा सा आसान भी हो रहा है। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो तुम्हें पीडीएफ्स मिलती हैं उन पीडीएफ्स को एक बार नोट कर लो या फिर उनको रट लो, और प्लस एनसीईआरटी की बुक रखकर उसके एक एक लाइन को पढ़ डालो। बस तुम देखोगे कि किसी भी लेवल पर जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर तो। लेकिन अगर तुम मकारी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब अब तुम ये कहोगे सर हमने पीरियोडिक टेबल की हेडिंग तो डाल रखी है अपनी कॉपी में, लेकिन लिखा हमने कुछ नहीं है, तो ये सर ये क्या बात होती है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं ऐसे। तो अब ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। पढ़ लिया है तुमने बहुत कुछ, लेकिन तुम उसको याद रखो, और चाहो तो याद करके अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हो, याद भी करते चलो और उसके नोट्स भी बनाते रहो, प्लस एनसीईआरटी को भी साथ में रख लो। तो सब मिला के ना एक बड़ी, अभी टाइम है तुम्हारे पास, तो एक बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएंगे इनऑर्गेनिक के तुम्हारे, तो उससे फायदा हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब जैसे यही है इसमें, अब जैसे स्केल है, तो स्केल में भी बच्चों को जब डिक्टेट करते थे कि अंडर रूट ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी ऐसे करके, तो स्केल वाला में बैंड बच जाती थी कि यार ये साला क्या है। लेकिन अब देखो वो स्केल बना के ले आए अपना अपना मस्त, आप अपना याद कर लीजिए, देख लीजिए, और इसके जो नोट्स अपने हिसाब से बाद में बना लेना। तो जिन स्केल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उनमें जो सबसे पहला स्केल है वो पाउलिंग स्केल है। और ये पाउलिंग साहब ने जो अपना निगेटिविटी को मेजर करने के लिए स्केल बनाया, वो स्केल इस डेफिनेशन या इस फॉर्मूले को यूज करके बनाया गया। यानी जो दो एलिमेंट्स की निगेटिविटी का अंतर होगा, यानी अगर ए और बी की निगेटिविटी का डिफरेंस आप निकालना चाहें तो, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो कोई निकल ही नहीं सकती, तो अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें तो वो 0.208 अंडर रूट के अंदर ई ए बी माइनस ई ए इंटू ईबीबी से निकाला जाता है, वेयर ई ए बी इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। यानी ए बी को तोड़ने में पर मोल कितनी एनर्जी देनी है, ई ए को तोड़ने की एनर्जी, ई बी बी को तोड़ने की एनर्जी। ये आपको सवाल में अगर दे दी जाए तो आप इस इक्वेशन को यूज करके दो एलिमेंट्स की निगेटिविटी का अंतर कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज पाउलिंग स्केल। बस ध्यान ये रखना है, ये वाला फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब ये जो डिसोसिएशन एनर्जीज है ये किलो कैलोरी पर मोल में दी जाए। अगर ये डिसोसिएशन एनर्जी किलो जूल में दी जाएंगी तो यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होकर 0.1017 बन जाएगा, बस इतना फर्क। बताओ समझे बात?
तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। हमें ऐसा लगता है, हालांकि मैंने किसी भी इम्तिहान में इस फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल नहीं देखा है, लेकिन कम से कम तुम इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, क्योंकि मान लो ये सवाल ऐसे ही पूछ ले कि दो लोग एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ए और बी, मैं आपको 3 इंफॉर्मेशन देता हूं, आप बताइए उनकी नेगेटिविटी का अंतर क्या। मान लीजिए सवाल आ गया, तो अगर वो 3 वैल्यूज तुम्हें दे दे कि द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EAB बॉन्ड इज 25, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EAA बॉन्ड इज 20 एंड द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ EBB इज 40, ऐसे करके दे दिया उसने। अब तुम ये देख लेना कि वो जो डेटा दे रखा है वो किलो कैलोरी पर मोल में है या किलो जूल में है। अगर वो किलो जूल पर मोल में दे रखा है तो नीचे वाला फॉर्मूला, और किलो कैलोरी पर मोल में दे रखा है तो ऊपर वाला। चुपचाप फॉर्मूला लगाइए, अंडर रूट करिए, मस्त अपना आंसर निकालिए, नेगेटिविटी का डिफरेंस तैयार। इन दो, ये सब लोगों को फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना? फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, मतलब EAB इज द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बॉन्ड, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड, यानी AB के एक मोल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी, वो आपको सवाल में दे देगा। ऐसी AA की दे देगा, B की दे देगा। मस्त आप डेल्टा एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट के अंदर EAB माइनस अंडर रूट EA माइनस इंटू EBB, सॉल्व हो गया। बस ये ध्यान रखना कि 0.1017 वाला लगाना है या 0.208 वाला लगाना है, क्योंकि अगर कैलोरी वाला मामला चल रहा है, कैलोरी भी नहीं, किलो कैलोरी, यानी दिस डेटा EAB, ये सारा डेटा अगर किलो कैलोरी में पुट करोगे तो ये आंसर सब निकल के आएगा। कैलोरी में अगर दिया गया है तो उसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करके यहां पुट करना, जूल में दिया गया है तो किलो जूल में पुट कर कन्वर्ट करके यहां पुट करना, तब जाके आपको डेल्टा सही मिलेगा। और इस तरह से पाउलिंग ने जब नेगेटिविटी कैलकुलेट की है तो कुछ लोगों की नेगेटिविटीज को एब्सोल्यूट स्केल पर तो खैर नहीं डिफाइन कर सकते, रिलेटिव स्केल पर उसने कुछ लोगों की नेगेटिविटीज लिख के दिखाई है। ये जैसे मैंने यहाँ पर ये चांद सितारे बनाए हैं, ये स्क्वायर और ये गोला, ये सोच के बनाए गए हैं कि जहां जहां गोले हैं उनकी नेगेटिविटी सेम है, और जहां ट्राइंगल से उनकी नेगेटिविटी सेम है, और जहां स्क्वायर से उनकी नेगेटिविटी सेम। ये सिर्फ इसलिए ताकि याद रहे हमें। तो ये कम से कम जितने एलिमेंट्स मैंने तुम्हें यहाँ दिखाए इनकी नेगेटिविटी तो याद रखनी चाहिए। इसमें एक आदमी की और भी लिखनी चाहिए थी, वो भी एक आध जगहों पर यूज होती। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह करते हुए सीजियम तक पहुंचेंगे, तो सीजियम इज 0.7, और दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो है हमारा वो सीजियम ही। इसकी एफिनिटी पाउलिंग, इसकी नेगेटिविटी पाउलिंग स्केल पर वो सबसे कम। तो कम से कम इतने तो मुझे लगता है याद रखने चाहिए। तो देख लीजिए आपके सामने ही है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और तुमने अभी बोला भी था सर आगे जाने पर नेगेटिविटी, हालांकि अभी हम ट्रेंड्स की बात कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, आगे जाने पर नेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी? साइज छोटा होता जाएगा तो खींचना या अट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा, बात समझ लो? तो ऐसे में तो नेगेटिविटी बढ़नी चाहिए। तो आगे देखिए आप, बढ़ रही है आगे से, कुछ लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की बढ़ गई, इसकी बढ़ गई, ऐसे, और सब में 0.5 का डिफरेंस आ। तो यानी सबसे ज्यादा जो नेगेटिविटी शो कर रहा है वो दिखाई भी दे रहा है फ्लोरीन। दुनिया का सबसे ज्यादा नेगेटिविटी शो करने वाला आदमी फ्लोरीन। और देखिए क्लोरीन की इस बार जो है वो ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन से भी कम। क्लोरीन इज 3 एंड ऑक्सीजन इज 3.5। तो यानी ऑक्सीजन दुनिया का सेकंड नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने वाला आदमी फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन। अब एफिनिटी की बात करेंगे तो ऑक्सीजन सोचो कहां गिरता है जाके, ऑक्सीजन तो अपने ग्रुप के लोगों से हार जाता है, तो फ्लोरीन क्लोरीन से तो क्या इसकी कंपैरिजन करें। और तुमने तो वैल्यू तक याद रखी है, ऑक्सीजन की 141 एनर्जी थी जो रिलीज होती थी, और क्लोरीन की तो 350 और 328 340, याद है वो जो डेटा था हमने? तो दुगने तुगने का फर्क आ रहा। लेकिन जब आप निगेटिविटी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन क्या बोलता है, क्लोरीन कैसी की तैसी, उससे भी ज्यादा निगेटिव हमें। क्यों? क्योंकि इस बार रखना तो है, इस बार सिर्फ हल्का सा सरकाना है, और सरकाने में हम जीत जाते हैं। समझ गए ना? तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेशन की एक सिंपल टेबल है, और तुम जरूर इसको याद करो। बल्कि मैं तो कहता हूं अभी जो है सब लोग इसको पहले नोट कर लें, कम से कम इसको तो अपनी कॉपी में नोट कर लें। जब नोट करोगे तो अपने आप 1-2 लोगों की यही याद हो जाएंगी। हाइड्रोजन की और फास्फोरस की, इन दोनों की जो नेगेटिविटीज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। पता नहीं तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं, हमने जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टोशियोमेट्री, तो मैंने कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल लिए थे एन फैक्टर कैलकुलेशंस में। एसिड्स के एन फैक्टर में H3PO3, H3PO2 याद है, जिसमें बोला गया था कि अब एक ही हाइड्रोजन है जो निकल सकता है, जबकि देखने में 3 लगते हैं। कुछ है याद? ये H3PO3 वाज एक्सेप्शनल केस। तो वहां पर मैंने बताया था कि फास्फोरस के साथ जो डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, दैट इज नॉट एसिडिक। व्हाई? बिकॉज द नेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ फास्फोरस एंड हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट 0। और यहां पर दिख रहा है, देखो, हाइड्रोजन इज 2.1 एंड फास्फोरस इज आल्सो 2.1। द नेगेटिविटी ऑन पाउलिंग स्केल इज ऑलमोस्ट सिमिलर, एंड इफ द नेगेटिविटी इज सिमिलर तो हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस आएगा ही नहीं। और जब हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस नहीं आएगा तो पानी कैसे खींचेगा? याद है वो पानी खींच के निकालता था, पानी कैसे खींचेगा उसको? बात खत्म हो गई।
तो यानी जो हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच थी वो एसिडिक नहीं थी, और इसी वजह से H3PO3 के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ 2 थी और H3PO2 के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ 1 थी। इसीलिए बोला गया था कि H3PO3 एक डाइबेसिक एसिड है और H3PO2 एक मोनोबेसिक एसिड। कुछ समझ पाए बात? Yes, sir. यस सर। तो हम चाह रहे हैं इसको तुम थोड़ा सा याद रखो, मतलब इसको समझो बात को, ये बल्कि याद भी है तो लिखने से ही होगा, तो एक बार इसको लिख लो सब लोग कि भाई, और ये थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये लिथियम थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लिथियम बेरिलियम वाली लाइन सीधी होनी चाहिए ऐसे। तो तुम थोड़ा सा हाइड्रोजन को ऊपर करके LiBeBCNOF ऐसे लाइन से लिख दो और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और ये देखो, ये हमारे फर्स्ट ग्रुप वाले लोग हैं, ये तो बढ़िया लोग होते हैं, इनको तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बोला ही गया। लिथियम का, सोडियम का, सीजियम का, दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम और सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। ये पहला स्केल है जो इंपॉर्टेंट स्केल है। अगर सवाल में कुछ ना बोला जाए और सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, तो आपको आंसर 2.1 लिखना है, या अज्यूम करके कि वो पाउलिंग स्केल की बात कर रहा है। निकालने का तरीका बड़ा आसान है, मतलब मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे IIT के पेपर में, चाहे मेंस हो चाहे मेंस में तो शायद नहीं, लेकिन एडवांस के पेपर में मैं चाहता हूं कि एक सवाल बना दे इसके ऊपर, क्योंकि वही कर पाएगा जिसको ये फॉर्मूला याद होगा। जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है वो नहीं कर पाए। प्लस फॉर्मूला याद होने के बाद भी उसको डिटेल में ये बातें पता होनी चाहिए कि कब ऊपर वाला लगाना है, कब नीचे वाला लगाना है। आंसर किलो कैलोरी या किलो जूल में होना जरूरी है डिसोसिएशन एनर्जीज का। किसी और यूनिट पे दी गई है, जैसे किलो कैलोरी की जगह कैलोरी में या जूल में, तो उसको किलो में कन्वर्ट करके यहां पुट करना पड़ेगा, तब जाके डेल्टा की वैल्यू सही निकल जाए। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक, तो अब ये तो पहला स्केल था, इसको पाउलिंग स्केल बोल सकते हैं। तो ये बड़ा बड़ा बढ़िया स्केल। अब कैसे बनाया, हम कौन दिमाग लगा रहा है इसमें, जैसे बनाया। दूसरा स्केल बनाया गया है मुलिकन स्केल। ये भी इंपॉर्टेंट स्केल है, क्योंकि ये जो मुलिकन स्केल है ये किसी भी एलिमेंट की नेगेटिविटी को उसकी एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी से लिंक करता। तो मुझे लगता है फिर एक न्यूमेरिकल के लिए अगर बात करें तो न्यूमेरिकल के लिए ये मुलिकन स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बना सकता। जेई में पूछा नहीं गया है बट बड़ा अच्छा सवाल बन सकता। और वो मुलिकन इसके लिए कहता है कि किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो आप उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी और एफिनिटी को जोड़कर अगर 2 से दे मारा जाए तो आपको मुलिकन स्केल पर उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल सकती है। यानी मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंगली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट विल बी डायरेक्टली लिंक्ड विद एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड द सम ऑफ आयनाइजेशन एफिनिटी एंड वैल्यूज अपॉन 2। तुम समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो डेल्टा एच वाली। Yes, sir. और आयनाइजेशन एनर्जी तो हमें पता है 220 240 जो भी होती होंगी, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो दोनों वैल्यूज है ये ईवी में रखनी, बस ये ध्यान रखना। यानी आयनाइजेशन एनर्जी भी ईवी में होनी चाहिए, एफिनिटी भी ईवी में गिवन होनी चाहिए, और तब आप उसको 2 से डिवाइड करके मुलिकन स्केल पर नेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज आई प्लस E/2। और ये अच्छा न्यूमेरिकल बना सकता है। मजे की बात क्या है कि मुलिकन स्केल से जो निगेटिविटी निकल के आती है और जो पाउलिंग स्केल से निगेटिविटी निकल के आती है, उसमें मुलिकन स्केल्स की निगेटिविटी हमेशा 2.8 टाइम्स निकल के आती है पाउलिंग स्केल। यानी मुलिकन निगेटिविटी अपॉन पाउलिंग निगेटिविटी इज ऑलमोस्ट 2.8। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बनाते वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर मैं आपको पाउलिंग स्केल की निगेटिविटी किसी एक एलिमेंट की दे दूं और साथ ही साथ उस एलिमेंट की मैं आयनाइजेशन एनर्जी दे दूं, तो क्या आप बता सकते हो उसकी एफिनिटी कितनी होगी? अब बच्चा सोचे साल प्रति क्या पूछ रहा है। पाउलिंग स्केल की निगेटिविटी दे रखी है और उस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, एफिनिटी निकालनी है। तो करना बड़ा आसान है, पाउलिंग स्केल की निगेटिविटी की मदद से मुलिकन निकल आएगी मल्टीप्लाई करके, Yes, sir. यस सर। और मुलिकन को ऊपर पुट कर देंगे तो IE प्लस E/2, आई सवाल में दे रखा है, ये निकाल लेना, खत्म हो। अब वो आंसर देख लेना कि जो आंसर आएगा तुम्हारा ईवी में आएगा, उस ईवी को आंसर जूल में रिपोर्ट करना है या किलो कैलोरी में रिपोर्ट करना है, तुम उसको फर्दर कन्वर्ट कर देना, क्योंकि ईवी का जूल कन्वर्जन तुम जानते हो। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, अब जो आंसर निकल के आ रहा है वो पर एटम निकल के आ रहा है, तुम्हें अगर पर मोल निकालना है तो अवोगाड्रो नंबर को भी यूज करना पड़ेगा। अब देखो ये सब चीजें तुम पता नहीं समझते हो कि नहीं, लेकिन ये एग्जाम में तुम्हें अपने आप अकल लगानी पड़ती। ये सब लोग समझ रहे हो ना हम क्या, जैसे हमारे पास कोई सवाल है नहीं ना, हमने किसी किताब में इसका कोई सवाल देखा आज तक, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसे ही आया कि भाई सवाल तो बन सकता, तो मैं ऐसे लिख देता हूं ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी करके, कि अब सपोज ऐसे ले लेते हैं, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज और कितनी ले ले, कुछ भी ले लेते हैं, 3.5 ऑन पाउलिंग स्केल, on
Pauling scale. Find out the ionization energy of that element if electron gain enthalpy. अच्छा, यहां पर यह भी ध्यान रखना, ये जो जिस तरह से इन्होंने लिखी है, इट दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज एलिमेंट्स जिनकी एफिनिटी पॉजिटिव वैल्यू होती है। एफिनिटी पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव आएगी। एफिनिटी पॉजिटिव मतलब चाहत है या नहीं है। एफिनिटी मेरी पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरे पास चाहत है या नहीं। यस सर है। एफिनिटी पॉजिटिव मतलब मैं चाहता हूं सर, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी या गेन करूंगा। रिलीज होगी सर। यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव में रखनी है तुम्हें। मतलब समझ लो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शुड बी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज मैं सिर्फ उस जगह पर इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं जिन एलिमेंट्स की एफिनिटी पॉजिटिव होती है। और एफिनिटी का पॉजिटिव होना मतलब चाहत का होना, और चाहत का होना मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा ही करेगा एटम जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यानी वो सवाल में आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्रोवाइड कर देगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उसने दे दी, कुछ भी ले लेते हैं, -140 किलो जूल पर मोल, ऐसे करके लिख दिया। अब आपको आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी, तो अब आप बताओ ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। मतलब सॉल्व मत करना, मतलब ऐसे हमें एकदम से ऐसे कुछ बना दिया। तो अगर 3.5 पाउलिंग स्केल पर है तो 3.5 को 2.8 से मल्टीप्लाई करके मोलिकन निकल आएगी। और मोलिकन को यहां पुट कर देंगे तो IE + EA/2 कर देंगे। EA की वैल्यू उसने दे रखी है, बस ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों हमें EV में चाहिए। तो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दे रखी है वो किलो जूल पर मोल में दे रखी है। तो क्या तुम इसको EV पर एटम में कन्वर्ट कर सकते हो? ईवी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले तो किलो जूल को जूल बना देते हैं, मतलब यहां कर ही लेते हैं। तो ये 140 है, इस 140 किलो जूल को जूल बनाते हैं तो ये हो गया 10⁻3। तो ये जूल बन गया। जूल को ईवी बनाना है तो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दिया। सही कर रहे हैं? ये ईवी बन गया। ये ईवी पर मोल है, तो पर एटम बनाने के लिए क्या करेंगे? इंटू 6.02 डिवाइड करना पड़ेगा ना, डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ये हमारा पर क्या निकलेगा? ये हमारा इतने ईवी पर मोल। हाँ, तो पर एटम निकालने के लिए आपको 6.02 × 10⁻23 करना पड़ेगा, एंड दिस इज ईवी पर एटम। बताओ हम कुछ गलत कर रहे हो तो बताओ। ये हमारा ईवी पर एटम में आपका क्या निकल आया? ये आ गया हमारा EA, ये हमारा EA निकल आया। अब इसी तरह से I निकालना है तो I की वैल्यू, अब जो I निकल के आएगा वो EV में ही आएगा। अब तुम ये देख लेना तुम्हारा आंसर EV में दे रखा है या जूल में, तो फिर EV को जूल में बाद में कन्वर्ट कर लेना। सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब सवाल कहीं दिखता नहीं है, कहीं पूछा नहीं गया तो पता नहीं पूछेगा कि नहीं, लेकिन कम से कम थ्योरेटिकली कुछ समझ में आ जाना चाहिए। और फिर दिमाग में इतना सा रख के चले जाते हैं, साला न्यूमेरिकल बनाएगा तो कौन सा तोप मार देंगे। बस यही सब छोटे मोटे कन्वर्जन है, ये तो कर ही लेंगे। और ये कन्वर्जन इसी जगह थोड़ी ना, ये तो हर जगह सवाल में यूज होते हैं यार। ईवी को जूल में कन्वर्ट करो, जूल को ईवी में कन्वर्ट करो, पर मोल को पर एटम में कन्वर्ट करो, पर एटम को पर मोल में कन्वर्ट करो। ये तो कई बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ कुछ मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ सवाल मुश्किल उन लोगों के लिए है जिसको पाउलिंग मोलिकन का रिलेशन नहीं पता कि मोलिकन और पाउलिंग का नेगेटिविटी का रेशो 2.8 होता है। दूसरी बात, मोलिकन स्केल्स पर नेगेटिविटी को एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी से लिंक किया गया है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड किया जा सकता है। और ये मोलिकन स्केल सिर्फ उन्हीं जगहों पर एप्लीकेबल होगा जिनमें उन एटम्स की बात चल रही है जिनकी एफिनिटी पॉजिटिव है। दैट मींस वो लोग जो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, जिसका मतलब उनके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो नेगेटिव होगी, उनके लिए यहां यूज करना। ठीक, जो तीसरा स्केल बनाया गया है ये भी एक अच्छा स्केल है। इस पर एक आध किताब में मैंने सवाल कहीं देखा है। तो ये ऑलरेड रॉशॉव स्केल जो है नेगेटिविटी का, वो एटम्स की रेडियस से लिंक किया गया। यानी मुझे ऐसा लगता है ऐसे सवाल न्यूमेरिकली ये बन सकता है कि पाउलिंग स्केल और मोलिकन स्केल और रॉशॉव स्केल, ये जो 3 स्केल्स हैं, इनमें मेन किस एटम की प्रॉपर्टी को यूज किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज को यूज कर रहा हूं किसी मॉलिक्यूल की, तो वो शायद पाउलिंग की तरफ लेके जाता। याद है वो EAB EA वगैरह, वो पाउलिंग वाला हो गया। और अगर आप एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी या एफिनिटीज की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं तो आप शायद मोलिकन की बात कर रहे हैं। और अगर आप एलिमेंट के साइज को लेके किसी स्केल को डिफाइन करने जा रहे हैं तो आप फिर ऑलरेडी रॉशॉव की बात कर रहे हैं। बताओ समझे?
Yes, sir. तो एक शायद न्यूमेरिकल भले ही ना हो लेकिन थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है कि इन वो कौन सा स्केल है जो कि एलिमेंट्स के साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को लेकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करता है। तो आप बता दीजिएगा रॉशॉव स्केल या ऑलरेड रॉशॉव स्केल एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रेडियस को लेकर सवाल को एलिमेंट की इफेक्ट रेडियस को सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करता है। इसमें जो काम की बात है सिर्फ इतनी है कि जो आर आप यूज करेंगे वो एंगस्ट्रॉम में यूज करेंगे, बाकी जो होता है वही, क्योंकि एफिनिटी का तुम्हें पता ही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का तुम्हें पहले से पता है, कोई यूनिट फुनिट तो होती नहीं है, तो आप सीधे सीधे 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव की वैल्यू पुट करके आर ए स्क्वायर प्लस 0.749 करके आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये नेगेटिविटी ऑलरेडी रॉशॉव स्केल पर होगी। कुछ समझे? Yes, sir. यानी ये 3 स्केल हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए। यानी नॉर्मल ट्रेंड्स क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है, लफड़े क्या है, वो अलग बात है, बट नेगेटिविटी की डेफिनेशन, उसका एफिनिटी के साथ क्या अंतर है, और साथ ही साथ क्यों नेगेटिविटी एक रिलेटिव वैल्यू है और एफिनिटी एक एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करती है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर क्योंकि ये रिलेटिव वैल्यू है तो इसका एब्सोल्यूट वे में तो कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो जो रिलेटिव स्केल्स बनाए गए हैं वो रिलेटिव स्केल्स में से 3 स्केल्स पाउलिंग, मोलिकुलर और रॉशॉव है। इन तीनों स्केल्स में क्या क्या यूज होता है, क्या छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं और इनमें मेन पार्ट क्या है, वो ध्यान कर लेते बस, और फिर बात की पीरियोडिसिटी और इसके एक्सेप्शंस निकल लेंगे। सब लोग समझ में आ गया ये? Sir. तो आज इतना ही करते हैं इसको। अब फिर वही बोलूंगा, जो तुमसे पढ़ने के लिए कहा गया अगर वो नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि एनसीईआरटी में शुरू के 2-4 पेजेस में कुछ अजीब सी बकवास लिखी गई है, उस बकवास को पढ़ा जाए। हम तो कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पढ़ा जाए, क्योंकि मैंने तो पीरियोडिक टेबल में तुम्हें ये तक नहीं बताया कि 18 ग्रुप होते हैं, तो तुम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पढ़ोगे उसको कि भाई जो असलियत है पीरियोडिक टेबल, असली पीरियोडिक टेबल वो कैसी दिखती है, उसमें ब्लॉक कहां है, कौन सा ब्लॉक कहां है, एलिमेंट्स कहां कहां है, कैसे समझो। तो जितना तुम अपने आप उस पीरियोडिक टेबल के बारे में कर सकते हो वो तुम्हें तैयार करना है। हम तो सिर्फ एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ नॉर्मल ट्रेंड्स और कुछ झंझटों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वो टेबल कैसी बनेगी, और तुम कहोगे तो यहीं पे बना के दिखा भी देंगे एक बार, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि कौन से एलिमेंट्स को कैसे एडजस्ट किया गया, कैसे रखा गया, कुछ तो आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना? Yes, तो sir. चलो आज इतना ही करते हैं, अगली बार फिर मुलाकात करते हैं। अच्छा हाँ, मैंने वो पूछा था निहारिका, वो निहारिका तो चली गई लग रहा है। वो तुम कह रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो नहीं आया है, वो तो बता रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की डीपीपी आ चुकी है, पहले ही आ गई थी। एक बार चेक करो, है पहले नहीं आई आप उसके साथ स्टोशियोमेट्री के आसपास? नहीं सर, पक्का एकदम? Yes, sir. पक्का. एक भी डीपीपी नहीं आई? एटॉमिक की नहीं आई है. अच्छा चलो फिर आज बोल देता हूँ मैं।